हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग किवानी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी दो सच्ची डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। आज की कहानी में आप सभी को 5 कोड सुनाए जाएंगे। जिन सभी 5 कोडों को जो सबसे पहले मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज देगा, मैं उसे 20 रुपीज़ का पेटीएम कैश दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी। असलम और सना अपने घर से निकलकर कॉलेज की ओर जा रहे थे। उन दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी। असलम अक्सर सना को कॉलेज पहुंचाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। असलम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छी खासी जॉब थी उसकी। वो एक सीधे साधे परिवार का लड़का था। सना पिछले 5 सालों से असलम के घर के बगल में अपने अब्बू अम्मी के साथ रहने आई थी और पिछले 1 साल से असलम और सना के बीच बेपनाह मोहब्बत का सिलसिला चालू हो गया था। सना के घर वालों को भी असलम बेहद पसंद था, इसलिए सना और असलम के घर वालों ने मिलकर उनका निकाह सना के कॉलेज ख़त्म होने के बाद करने का फैसला किया था। सना भी कॉलेज के आखिरी साल में थी और कुछ 6 महीने बाद उसकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। मतलब कि 6 महीने बाद असलम और सना एक होने वाले थे। रोज सना को कॉलेज पहुंचाने के बाद असलम ऑफिस चला जाता था। ऑफिस में सना की एक तस्वीर वो अपने डेस्क पर रखता था और जब उसे मौका मिलता वो उसकी तस्वीर देख ही लेता। सना थी ही बेहद खूबसूरत। काले लंबे बाल, भूरी आंखें, सुरही सी गर्दन और गुलाबी पंखुड़ियों से उसके होठ। ऐसी खूबसूरत थी सना की किसी का भी दिल उसे एक झलक देखते ही आ जाए। एक दिन की बात है, असलम के बॉस असलम से काम के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए उसके पास आए थे। असलम उनसे बात कर ही रहा था कि बॉस की नज़र अचानक से डेस्क पर रखी सना की तस्वीर पर जा अटकी। बॉस ने सना की तस्वीर उठा ली और उसे एकटक देखते रह गए। असलम ने बॉस से कहा, ये मेरी मंगेतर है, हमारा निकाह 6 महीने बाद तय हुआ है। पर बॉस ने असलम की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस सना को वासनाओं की नज़रों से घूरे जा रहा था। असलम ने सना की तस्वीर बॉस के हाथों से लेकर डेस्क पर रख दिया। बॉस थोड़ा झुंझुला सा गया। कादिर असलम से कहता है कि आज शाम को तुम और सना मेरे घर डिनर पर आओ। असलम अपने बॉस को मना नहीं कर पाता है और डिनर पर आने के लिए हामी भर देता है। शाम के करीब 7 बजे असलम और सना कादिर के घर पर होते हैं। कादिर उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। सना ने एक हरे रंग की सलवार पहनी थी जिसमें एक लाल रंग का दुपट्टा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कादिर की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। असलम ने कादिर की नज़रों को देखते हुए पूछा, सर आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? तो कादिर ने जवाब दिया कि वे लोग गांव में हैं और वो यहाँ मुंबई में अकेले ही रहता है। थोड़ी देर में तीनों ने डिनर किया और सना और असलम अब अपने घर की ओर निकलने के लिए उठे। तो कादिर ने असलम को अपने पास बुलाया और कहा, असलम सना को आज यहीं छोड़ दो, मैं कल इसे अपने साथ ऑफिस ले आऊँगा। ये लो तुम्हारा प्रमोशन सर्टिफिकेट, मैंने तुम्हें सीनियर मैनेजर के लिए अपॉइंट किया है और तुम्हारी सैलरी भी 30% बढ़ गई है। सना बाहर हॉल में अकेली बैठी थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि इस कमरे में एक हैवान उसे पाने के लिए किस हद तक गिर रहा है। असलम खामोशी से कादिर की बातें सुन रहा था। जब कादिर की बातें खत्म हुई तो असलम ने एक जोरदार तमाचा कादिर के मुंह में जड़ दिया और सना को लेकर वहां से निकल आया। सना ने असलम से पूछा, क्या हुआ असलम, इतने गुस्से में क्यों हो? पर असलम ने कोई जवाब नहीं दिया और सना को उसके घर छोड़कर खुद अपने घर चला आया। इधर कादिर गुस्से से तिलबिला रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था गुस्से और असलम के तमाचे से। करीब रात के 10 बज रहे थे। कादिर पास ही एक मौलवी के पास गया जो पहले मौलवी था, पर अब वो एक आम इंसान है क्योंकि उस मौलवी को उसके मौलवी समुदाय ने बहिष्कार कर दिया था क्योंकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता था और उसका नाम आजम था। और ये सारी बातें कादिर को भी पता थी कि मौलवी आजम एक गलत इंसान है।
इसलिए कादिर आजम के पास अपने गलत इरादों को पूरा करने के आस में गया था। कादिर ने आजम को सब कुछ बताया कि सना कितनी खूबसूरत है और वो उसे पाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी मुंह मांगी रकम देने के लिए कादिर तैयार था। आजम बड़ा ही घटिया किस्म का इंसान था। सना के बारे में सुनकर उस आजम की भी लार टपक रही थी। फिर उसने एक अच्छी खासी रकम कादिर से ले ली और अपनी काली शक्तियों से एक जिन को प्रकट किया। ये एक मरीज जिन था। यह जिन सबसे ताकतवर जिन होते हैं। यह खुद को इंसान से ऊपर मानते हैं। ये जिन दूसरी दुनिया में रहते हैं और वहीं से कभी कभार हमारी पृथ्वी पर आते रहते हैं। यह दिखने में काफी भयानक और आकार में बड़े होते हैं। जिनके प्रकट होते ही पूरा माहौल ही बदल गया था। कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी थी। जिन देखने में बहुत ही खतरनाक था। जिनको देखते ही कादिर एक पल के लिए उठकर भागने लगा, पर जिन ने उसे उठाकर आजम के पास पटक दिया। जिन आजम से कहता है, हुकुम, क्या आदेश है, किसे मारना है। आजम ने जिन को सना की तस्वीर कादिर के फोन से दिखाई थी। कादिर ने डिनर के दौरान सना की एक दो तस्वीर चुपके से खींच ली थी। सना की तस्वीर देखते ही जिन की आंखें और लाल लाल हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर आजम जिन से कहता है कि इस लड़की को वश में करके इसे यहाँ लेकर अभी के अभी आओ। जिन तुरंत वहां से गायब हो गया और सना के घर आ पहुंचा। रात के करीब 3 बज रहे थे। सना के घर का माहौल बिल्कुल ठंडा सा हो गया था। सना अपनी अम्मी के साथ सोई हुई थी। ठंड की वजह से अम्मी की आंख खुल गई थी और आंखें खुलते ही अम्मी ने देखा कि सना छटपटा रही है। अम्मी सना को जैसे ही पकड़ने जाती हैं, सना के हाथों से उन्हें एक जोर का झटका लगता है और वे उछलकर जमीन पर आ गिरती हैं। अम्मी समझ जाती हैं कि सना के ऊपर कोई ऊपरी साया है। इधर जिन सना को साथ लेकर घर से निकल जाता है और सना को आजम और कादिर के पास ले जाने की जगह वो उसे अपनी शैतानी दुनिया में ले आता है। जिन सना की खूबसूरती देखकर उसका कायल हो चुका था। जिन सना को अपने वश में करने की, उसे पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर सना की रूह इतनी पाक थी कि जिन उसे गलत तरीके से छूने में भी असफल रहा। इधर सना की अम्मी बेहद परेशान हो गई थी। वो जल्दी से सना के अब्बू को उठाती है और उन्हें सना के गायब होने के बारे में बताती है। अब्बू कहते हैं, चलो सना की एक तस्वीर लो और पुलिस स्टेशन चलते हैं। जिन्नात। पर अम्मी सना की तस्वीर लेकर अब्बू के साथ नमाज अदा करने लग जाती हैं और नमाज पढ़ते ही वे लोग जल्दी से घर से निकलकर मस्जिद की ओर चल पड़े। वहाँ एक बहुत ही बूढ़े मौलवी बाबा उन्हें मिलते हैं। अम्मी ने मौलवी साहब को सब कुछ बताया कि सना अचानक से कैसे छटपटाने लगी और फिर एक ही झटके में गायब हो गई। मौलवी साहब ने सना की एक तस्वीर मांगी अम्मी से। अम्मी ने सना की तस्वीर मौलवी साहब को दी। मौलवी साहब अपने काम क्रिया में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव उभर आए थे। अचानक ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, सना को एक मरीज जिन लेकर गया है। मरीज जिन सभी जिनों में सबसे शक्तिशाली होता है। सना के अब्बू अम्मी के चेहरे पर डर साफ साफ देखे जा सकते थे। मौलवी साहब ने कहा, मैं कुछ और मौलवी के साथ मिलकर अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ सना को बचाने की। डायन। पर सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर यह मरीज जिन अचानक से सना के पीछे आया कैसे। आप दोनों घबराइए मत, सना की रूह बेहद पाक है। वो उस जिन के सामने अभी तक हारी नहीं है। आप दोनों घर जाइए और ऊपर वाले का ध्यान करें। मौलवी साहब उस मरीज जिन के बारे में पूरी खोजबीन करने लगे कि आखिर वो प्रकट कैसे हुआ। कुछ वक्त बाद मौलवी साहब को पता लग जाता है कि इस जिन को प्रकट करने वाला आजम है, जो पहले खुद एक मौलवी था और अपनी गंदी नियत और पैसे के लालच में उसने ही इस जिन को प्रकट किया था। मौलवी साहब ने अपने सहायक मौलवियों से कहकर आजम को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया, एक बच्चे की जिंदगी खराब करने के लिए। और मौत के बाद मौलवी आजम की शक्ति खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, जिससे कि सना को वापस लाने में भी आसानी होगी और सना की जान उस मरीज जिन से बचाना भी आसान हो जाएगा। आजम की मौत के बाद मौलवी साहब ने जिन को अपनी शक्तियों से बुलाया। जिन चीखते हुए प्रकट हुआ, क्योंकि आजम की मौत की वजह से उसकी शक्तियां भी थोड़ी कम हो गई थी। जिन जोर जोर से चीखते हुए बोलता है, बुढ़े, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? मैं तुझे मार दूंगा।
पर मौलवी साहब बड़े ही शांत लहजे में उससे कहते हैं, सना को यहाँ ले आओ, क्योंकि तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो खुदा की बच्ची है, उसकी रूह बेहद पाक है। चुड़ैल। पर वो जिन चीखने लगता है और कहता है, मैं उसे भी मार दूंगा और तुझे भी बुड्ढे। मौलवी साहब बस जिन को अपनी बातों में उलझा कर रखे थे और फिर अचानक ही उन्होंने धोखे से उस मरीज जिन को एक बोतल में कैद कर लिया। इधर सना अभी तक बेहोशी की हालत में थी, पर जिन के कैद होते ही उसकी आंखें खुली और हवा में तैरती हुई धरती पर आ रही थी। और अचानक ही कुछ पल बाद सना मौलवी साहब के सामने बेहोश पड़ी थी। अगली सुबह सना ने यह सारी बातें असलम को बताई। असलम समझ गया था कि यह सब कादिर का ही किया हुआ है। वो पुलिस के पास जाकर कादिर के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है कि कादिर ने उसे रिश्वत देने की और एक लड़की का सौदा करने की कोशिश की। कंप्लेंट और पुलिस की कार्रवाई की वजह से कादिर की नौकरी चली जाती है और वो अब सलाखों के पीछे है। सना की पाक रूह की जीत हुई आज, और खुदा ने शैतानों को उनके किए की सजा दे दी। 5 महीने बाद सना और असलम का निकाह बेहद ही खूबसूरत तरीके से हो जाता है और दोनों अपनी रूहानी दुनिया में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की पहली कहानी? तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। ब्रह्म राक्षस। ये कहानी मुझे जिसने भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मुझसे मना किया है, तो मैं आप सभी को एक काल्पनिक नाम लेकर कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम विकास है और ये कहानी तब की है जब मैं 10 साल का था। ये घटना मेरे खुद के घर में घटित हुई थी। मैं अपने माँ पापा के साथ गाजियाबाद में रहता था। मेरे मम्मी पापा की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर उन्हें कभी संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने मुझे एक अनाथ आश्रम से गोद ले लिया था जब मैं 1 साल का था। माँ पापा मुझसे बेहद प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी हर इच्छा को पूरी भी करते थे। हमारा गांव गाजियाबाद से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव का नाम था सागरपुर। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे माँ पापा मुझे अपने गांव लेकर आ गए। गांव में हमारी अपनी खुद की एक बड़ी सी हवेली थी, जिसमें मेरे दादा दादी और मेरे एक चाचा और उनके परिवार रहते थे। हम सब अपने गांव के लिए निकल गए थे और अब हमारा कुछ साल वहीं रहने का प्लान बना था। क्योंकि दादा की तबीयत कुछ सही नहीं रहती थी, इसलिए दादा चाहते थे कि हम सब उनकी नज़रों के सामने ही रहें। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरी दादी मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी, क्योंकि शायद मैं उनका खून नहीं था और मेरे माँ पापा ने मुझे एडॉप्ट किया था। कुछ 1 साल हो चुके थे हमें गांव आए हुए, और फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ को बच्चा होने वाला है। हम सब बहुत खुश हुए। दादा दादी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, पर मेरे माँ पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक दिन वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली। माँ कह रही थी, यह सब कैसे हुआ? मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? डॉक्टर ने तो साफ साफ कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, और ऊपर से हमारे बीच भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैं माँ बन जाऊं। पापा भी बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने भी कहा, ये कैसे हो सकता है? फिर अगले 7 महीने बाद ही हमारे घर में एक लड़की पैदा हुई, जो दिखने में बिल्कुल अजीब थी। उसके नाखून कुछ ज़्यादा ही बड़े थे और उसके पैर भी कुछ ज़्यादा अलग ढंग के थे। वो जैसे ही पैदा हुई, उसने अपने नाखूनों से डॉक्टर की जान ले ली। मेरे माँ पापा यह सब देखकर बहुत डर से गए थे। वो कोई आम सी बच्ची नहीं थी, वो एक शैतानी बच्ची थी। दादी ने माँ पापा को पास के ही एक तांत्रिक बाबा के पास जाने को कहा और उनसे पूछने को कहा कि आखिर यह सब हुआ कैसे। जब माँ पापा उस शैतानी बच्चे को गोद में लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे तो वो बच्ची माँ की गोद से कूदकर आत्मा जमीन पर आ खड़ी हुई। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग के होश उड़ गए। तांत्रिक ने उस बच्ची को देखते ही उसमें गंगा जल छिड़क कर कुछ मंत्र पढ़कर उसे कुछ वक्त के लिए बेहोश कर दिया और वे खुद ध्यान लगाने लगे। माँ पापा उस तांत्रिक बाबा के बगल में ही बैठकर सब कुछ होता देख रहे थे। फिर तांत्रिक ने आंख खोलते ही कहा, यह कोई आम बच्ची नहीं है, ये एक जिन की औलाद है। माँ पापा बिल्कुल से घबरा गए। माँ ने फिर तांत्रिक बाबा से पूछा, पर ये जिन की बच्ची मेरी कोख में कहाँ से आई बाबा? तो बाबा ने कहा,
तुम्हें याद है कुछ महीने पहले आप दोनों अपने गांव के करीब वाले गुफा में घूमने गए थे। वहां आपको प्यास लगी थी तो आपने वहां रखे एक घड़े से पानी निकाल कर पी लिया था। तो माँ ने तुरंत ही कहा, हाँ बाबा, मैंने पानी तो पिया था, मुझे बहुत जोरों से खांसी आ रही थी, वहाँ मेरा गला सूख रहा था, तो मैंने वहां रखे लोटे से एक लोटा पानी निकाल कर पी लिया था। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं, यही तो आपसे गलती हो गई, आपने गलत जगह से पानी निकाल कर पी लिया था। वो कोई पानी नहीं बल्कि एक जिन का पसीना था, और वो जगह, वो गुफा एक श्रापित गुफा थी। वहां लोगों का आना जाना सख्त मना है। वो गुफा कई भूतों, प्रेतों और जिन्नातों का घर है। पर आप लोग वहां घूमने भी गए और वहां से पानी निकाल कर भी पी लिया, इसलिए आपकी कोख में एक श्रापित जिन की औलाद ने जन्म लिया। माँ बिल्कुल रोने लगी और तांत्रिक बाबा से कहती है, बाबा अब हम क्या करें, कैसे इस जिन की औलाद से हमारा पीछा छूटेगा। तो बाबा कहते हैं, आपको वापस से उसी गुफा में इस बच्ची को लेकर जाना होगा और इस बच्ची को उस गुफा में रखे उस घड़े के पास पहुंचाना होगा। चाहिए इस बच्ची को उसके परिवार के पास छोड़ आइए, तभी शायद आपका इससे पीछा छूट सकता है। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह बच्ची उस गुफा में अपने जिन्नात पापा के साथ रहना चाहेगी या आपके साथ, ये फैसला बस ये बच्ची ही कर सकती है, क्योंकि अब आप ही इसकी माँ है। ये आपको छोड़ेगी या नहीं, ये बस यही शैतानी बच्ची ही जानती है। और इधर मैं भी अपनी पूजा जारी रखूंगा कि आप दोनों को उस गुफा में कोई नुकसान ना पहुंचे, आपका इस शैतानी बच्ची से पीछा भी छूट जाए। अगले ही पल माँ पापा उस श्रापित गुफा के लिए निकल पड़े। कुछ देर के बाद जब वे उस गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मिट्टी वाला पानी का घड़ा अब हवा में तैर रहा है, और वो शैतानी बच्ची भी माँ की गोद से उछलकर हवा में उस घड़े के आसपास चक्कर लगा रही है। ये एक श्रापित जिन और जिन की शैतानी बच्ची का मिलन का वक्त था। गुफा का माहौल एकदम से बदल गया था। उस वक्त तेज हवाएं चलने लगी थी और वातावरण में उस शैतानी बच्ची के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज रही थी। माँ पापा यह सब देखकर बिल्कुल सहम से गए थे और उन्होंने सोचा, अब यहाँ रुकना सही नहीं होगा, हमें जल्दी से श्रापित गुफा और शैतानी बच्ची से दूर हो जाना चाहिए। पर जैसे ही माँ पापा ने उस गुफा से निकलने के लिए अपने कदम बढ़ाए, वो बच्ची उड़ते हुए माँ के कंधे पर आकर बैठ गई और जोर जोर से कहने लगी, माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम। और आज 20 साल बाद भी वो शैतानी बच्ची मेरी माँ के कंधे पर ही चढ़ी हुई है। मेरी माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे अब ठीक से चला भी नहीं जाता है, इसलिए वो ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती हैं। और वो शैतानी बच्ची उस कमरे में इधर से उधर माँ की नज़रों के सामने उड़ती रहती है और भयानक हंसी हंसती रहती है। जय महाकाल। पिछले महीने ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, और जब सभी लोग माँ की लाश को सुहागन की तरह सजा कर ले जा रहे थे, तब वो शैतानी बच्ची यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। पर जब मेरे माँ पापा ने माँ की चिता को आग लगाई तो वो शैतानी बच्ची पूरे गुस्से से तिलबिलाने लगी, और गुस्से में ही उसने मेरे पापा को भी आग के हवाले कर दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ से भाग गए, और एक ही पल में मैंने अपने माँ पापा दोनों को खो दिया। वो शैतानी बच्ची भी अब वहाँ से गायब हो गई, और आज तक वो हमें कभी नहीं दिखी। शायद वो उस गुफा में अपने पापा के पास होगी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अनुराग की वाणी। तो दोस्तों, आज की कहानी का लाइक एम है 1000 लाइक। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस वीडियो पर 1000 लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक हो जाएंगे तो मैं आप सभी के लिए दूसरी कहानी लेकर आ जाऊँगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।